नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। जयपुर एयरपोर्ट पर संदिग्ध चीज मिलने से हड़कंप मच गया। लगेज में संदिग्ध वस्तु मिलने से अफरा तफरी मच गई। सीआईएसएफ ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किया है। एटीएस मौके पर पहुंच गई है और उस चीज की जांच की जा रही है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको जयपुर एयरपोर्ट से बता रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया। दीपक इस वक्त मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या है ये चीज और आखिर अब तक क्या मालूम चल पाया? बिल्कुल, देखिए यही तो ये संदिग्ध वस्तु है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो इसकी जांच करने के लिए एटीएस की टीम मौके पर पहुंच रही है। हालांकि जो कार्गो जो लगेज है उस पे ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो वो लगा हुआ आया था, उसके बाद सीआईएसएफ की टीम ने इसकी जांच कर ली तो उसमें ये किसी प्रकार का एक्सप्लोजिव नहीं पाया गया है। लेकिन ये डिवाइस कहाँ से बना है और क्या इसके मकसद से और कहाँ से आया है, इसकी जांच करने के लिए एटीएस की टीम इस वक्त जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच गई है। हालांकि अभी प्रथम दृष्टया पाया गया है कि ये किसी प्रकार का एक्सप्लोजिव नहीं है। ये क्या शरारती तत्व हो सकता है या फिर कोई बड़ी साजिश की ओर इशारा भी हो सकता है, या फिर कोई शरारती तत्व भी हो सकता है, या नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी हो सकता है। ये बहुत सारी इसमें बातें हैं, लेकिन अभी फिलहाल कहना बहुत कुछ जल्दबाजी होगी। एटीएस की टीम अभी मौके पर पहुंची है एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट की टीम अब से कुछ मिनटों पहले ही पहुंची है। एटीएस की टीम मौके पर जाएगी, वो लगेज जो जहाँ से आया है उसको जब्त करेगी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब्त करेगी और वो कहाँ पर बना है, किस स्थिति में वो बना हुआ है और वो लगेज के अंदर कैसे आया और वो जयपुर एयरपोर्ट तक उसको कैसे पहुंचाया गया, ये जो एटीएस की टीम है वो जांच करेगी। और इसके साथ ही ये जो लगेज है वो संभव से कहीं बाहर से ही आया होगा। तो बाहर से अगर आया है तो वो कहाँ से आया है, तो उसके तह तक भी जाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल ये राहत की ये जरूर बात है कि ये संदिग्ध है, लेकिन किसी प्रकार का इसमें कुछ इस तरह का एक्सप्लोजिव नहीं है। लेकिन फिर भी ये बड़ी शरारत तत्व भी हो सकता है और बड़ी कोई साजिश भी हो सकती है। तो हर एंगल पर एटीएस की टीम जो है वो जांच कर रही है। मेरी बात जो है वो एडिशनल डीसीपी ईस्ट है आलोक सिंघल, उनसे भी बातचीत हुई थी तो उन्होंने भी यही कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जरूर मिला है और एटीएस की टीम को बुलाया जा रहा है और इस पूरे मामले की पुलिस भी अपने स्तर पर जो जांच है वो कर रही है। क्योंकि मामला संदिग्ध वस्तु से जुड़ा हुआ है तो इसलिए एंटी टेररिज्म स्क्वाड टीम जो है वो इन्वॉल्व हुई है। बहरहाल टीम जांच कर रही है और जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि ये क्या चीज है, कहां से आई है और क्या इनके मंसूबे थे। जी दीपक, मैं अपडेट आपसे लेता रहूंगा, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। दीपक मेरे सहयोगी इस वक्त जयपुर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। और अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं। पीएम मोदी से सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात हुई है। कल सीएम ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है, मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही थी और इसी बीच सीएम का यह दिल्ली दौरा बहुत अहम है। सीएम ने 2 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पीएम मोदी को सौंपा है। साथ ही फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी दी है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया है। सरकार इस सम्मेलन को एक बड़े सामाजिक जुड़ाव के अवसर के रूप में देख रही है, जहां देश और विदेश में बसे राजस्थानियों को फिर से राज्य से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पचपदरा रिफाइनरी प्रोजेक्ट के जल्द शुभारंभ का आग्रह भी किया है, क्योंकि यह परियोजना लंबे समय से राज्य की सबसे अहम औद्योगिक योजनाओं में मानी जाती है और इसके शुरू होने से बड़े स्तर पर निवेश और रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी हुई। माना जा रहा है कि इस बातचीत में राजस्थान सरकार और भाजपा संगठन के कामकाज पर फीडबैक के साथ राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ देखिए बाईं तरफ पीएम मोदी से जब सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात हुई है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। पीएम मोदी को 2 साल का रिपोर्ट कार्ड भजनलाल शर्मा ने सौंपा है। 2 साल हो गए राजस्थान में बीजेपी सरकार को वो रिपोर्ट कार्ड सौंपा है। तो साथ ही संगठनात्मक विषयों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। और एक तरफ जहां पीएम मोदी से मुलाकात हुई सीएम की, साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात हुई, वहीं बीजेपी के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी सीएम भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की है। उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। मुलाकात के दौरान राजस्थान सरकार के कामकाज को लेकर भी सीएम ने फीडबैक दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से भी मुलाकात की। इस मुलाकात से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो ये जेपी नड्डा को जन्मदिन की बधाई दी सीएम ने, उनसे मुलाकात की। तो साथ ही साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से भी
उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी सीएम भजनलाल शर्मा के साथ मौजूद थे। आज हम माननीय मंत्री ललन सिंह जी से मिले हैं और राजस्थान के लिए उन्होंने कई सौगातें हमें दी हैं और आने वाले समय में राजस्थान में आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि कैमल मिल्क का प्रोडक्ट किस तरह से आगे बढ़ सकता है और राजस्थान को हम कैसे पशुधन के माध्यम से, मिल्क के माध्यम से, डेयरी के माध्यम से कैसे और आगे हम गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। कई विषयों पर चर्चा हुई है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि यह डबल इंजन की सरकार हमारी राजस्थान के लिए आने वाले समय में बहुत कई ऐसे आयाम स्थापित करेगी जिससे राजस्थान का विकास होगा और देश का विकास होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे के बाद अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि दिल्ली दौरे पर जिस तरह से पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई, अमित शाह के साथ बैठक हुई और दिल्ली दौरे पर ही उन्होंने कल राजस्थान में कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है, तो क्या राजस्थान में कुछ बड़ा होने जा रहा है? हालांकि अभी जिस तरह के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि पीएम मोदी से मुलाकात में उन्होंने राजस्थान में प्रवासी सम्मेलन और रिफाइनरी प्रोजेक्ट के शुभारंभ के लिए उन्हें आमंत्रित किया, तो अमित शाह के साथ मुलाकात में राजस्थान के सियासी मसलों को डिस्कस करते हुए उन्होंने 2 साल पूरे होने के अवसर पर जिस तरह से कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला तैयार की है उसके बारे में बातचीत की और वित्त मंत्री से उन्होंने बहुत सारी केंद्रीय योजनाओं में जिस तरह से केंद्र आर्थिक सहयोग करता है स्टेट को, उसके बारे में चर्चा की है। लेकिन मदन राठौड़ भी वहां पर थे, कई दूसरे नेताओं से भी उनकी मुलाकात हुई है और कल कैबिनेट की बैठक बुलाना, मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना, कई तरह के सियासी जो हलचल है, कई तरह के सियासी कयास हैं, उनको तो कम से कम उन्होंने जन्म दे दिया है। लेकिन कहा जा रहा है कि ऐसा हाल फिलहाल नहीं है जिस तरह की जानकारी मिल रही है। हालांकि भाजपा में जिस तरीके से सियासत होती है, जिस तरीके से सब कुछ सेंट्रलाइज है, वहाँ से अगर इशारा होगा तो फिर कल बैठक में कुछ बड़ा हो सकता है। अदरवाइज जिस तरीके से सरकार 2 साल के कामकाज को लेकर एक बड़ा रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है ताकि जनता के सामने रखा जा सके, और दूसरी तरफ अगर पीएम का राजस्थान का दौरा बनता है, वो 10 को आएंगे या फिर 15 को आएंगे, तो फिर सरकार के सारे मंत्री कैसे मिलकर एक बड़ी तैयारी करें, बड़े जश्न की तैयारी करें, उसको लेकर कल की कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है। साथ ही 2 साल के अवसर पर जनता को कई नई सौगातें देने की तैयारी जो राजस्थान सरकार कर रही है, कल की बैठक में उस पर भी मोहर लग सकती है। लेकिन राजस्थान की सियासत में सीएम का ये दिल्ली दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार के 2 साल का जश्न तो है ही, सेलिब्रेशन बड़ा होगा, लेकिन क्या पॉलिटिकली भी कुछ बड़ा होगा या नहीं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर। और अब जो ये कयास लग रहे हैं या जो ये सुबुगाहटें हैं, इस पर अब सवाल यह है कि कल की कैबिनेट बैठक में क्या मंत्रियों के इस्तीफे होंगे। जनजातीय मामलात मंत्री बाबूलाल खराड़ी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये उनका विषय नहीं है, ये संगठन का विषय, इस बारे में संगठन ही जवाब दे सकता है। लेकिन प्रक्रिया को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। तो कैबिनेट विस्तार को लेकर, कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर तमाम सुबुगाहटें हैं। सीएम का दिल्ली दौरा, सीएम का प्रधानमंत्री मोदी से मिलना, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलना, जेपी नड्डा से मिलना, ओम बिरला से मिलना, ये इसके बाद सवाल उठे कि क्या, और कल कैबिनेट की मीटिंग भी है, तो ऐसे में सवाल उठे कि क्या कल मंत्रियों के इस्तीफे हो सकते हैं, कुछ अपडेट हो सकती है। इस पर जब सवाल पूछा गया बाबूलाल खराड़ी से, जो जनजातीय मामलात के मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। एक मंत्रिपरिषद विस्तार की चर्चा जोरों पर चल रही है, कल कैबिनेट की बैठक है, कहा जा रहा है कि इस्तीफे लिए जा सकते हैं। क्या आप आमतौर पर इस तरह के इस्तीफे लेने पड़ते हैं क्या मंत्रियों से मंत्रिपरिषद विस्तार से पहले? ये मेरा इश्यू नहीं है, ये संगठन बताएगा। नहीं, इस्तीफे लिए जाते हैं ये तो मेरी जानकारी में नहीं, मेरी जानकारी ऐसा कुछ भी नहीं। डिप्टी एडिटर शशि मोहन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशि जी, सवाल बड़ा सीधा सा है, दिल्ली में मुलाकात, जयपुर में क्या हलचल?
पानी में कंकर नहीं बड़े पत्थर दिख रहे हैं। लेकिन हलचल इसलिए कि मुख्यमंत्री की मुलाकात प्रधानमंत्री से और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, दोनों से हुई है। और कोई जब बड़ा फैसला होता है बीजेपी के संगठन में या राजस्थान की सरकार में, तो ऐसा माना जाता है कि दोनों से मार्गदर्शन लिया जाता होगा। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो ट्वीट है उसमें उन्होंने जिक्र भी किया है इस चीज का कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन लिया है। लेकिन ये मार्गदर्शन क्या प्रवासी सम्मेलन के लिए है जो 10 दिसंबर को होना है, क्या सरकार की दूसरी सालगिरह और उससे जुड़े आगे के कामों के लिए, डेवलपमेंटल वर्क के लिए है? 2047 सरकार के विजन में दिख रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। हालांकि चर्चा बहुत तेज है। इस बीच कल कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। यहाँ राजनीतिक गलियारों में ऐसी बात सुनने को मिल रही है कि इस्तीफे हो सकते हैं मंत्रियों के कैबिनेट की बैठक में। लेकिन इससे पहले हमारा जो अब तक का अनुभव रहा उसके हिसाब से देखा नहीं है कि ऐसे कभी मंत्रियों से इस्तीफे लिए जाते हैं। जब कभी मंत्री परिषद का फेरबदल होता है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रहे हो, ऐसे जिन मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर किया जाता है या मंत्री परिषद से बाहर किया जाता है, उनकी सम्मानजनक विदाई होती है, उनसे इस्तीफा लेने जैसी कोई नौबत नहीं आती, क्योंकि मुख्यमंत्री कैबिनेट का हेड होता है। और अगर कोई मुख्यमंत्री से तकरार करके, एडामेंसी करके ये कहें कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, तो मुख्यमंत्री के पास एक बर्खास्तगी का विकल्प होता है, वो राज्यपाल को किसी मंत्री को बर्खास्त करने की अनुशंसा कर दें। लेकिन ऐसा सामान्य तौर पर संगठन के साथ के लोग होते हैं, इसलिए उनके सम्मान की बात होती है, इसलिए ये परंपरा देखने को नहीं मिलती। लिहाजा ऐसा लगता तो नहीं है कि कोई इस्तीफे लिए जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है और केंद्र के नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से, जिनमें जेपी नड्डा। बिल्कुल शशि जी, यही तो सवाल है कि अभी होता क्या है देखना होगा। बने रहिएगा हमारे साथ, अपडेट में आपसे लेता रहूंगा। उधर राजस्थान की सियासत में कानून व्यवस्था, खाद्य संकट और SIR विवाद के बीच अब धर्म को लेकर भी बयानबाजी तेज हो गई है। इसकी शुरुआत गृह मंत्री जवाहर सिंह बेढम के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की धार्मिक मान्यताओं पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर पलटवार किया है। ये तो खुद भी विदा हो रहे हैं। अब पूछो ना किरोड़ी लाल जी को, छापे डाल रहे थे। अब जो जिन्होंने सरकार की सह के ऊपर गोदाम भर लिए और ब्लैक में बेच रहे हैं, उन पे छापे कब डालेंगे? क्योंकि उन्हीं के नजदीकी लोग हैं, वो बहुत नजदीकी लोग हैं जिन्होंने इसका फायदा उठा करके और स्टॉक कर लिया, किल्लत हो गई। और मैं समझता हूँ शायद ये जो छापेमारी की गई है उससे केंद्र भी नाराज हो गया, और केंद्र के नाराज होने के कारण से जो राजस्थान को डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद जो खाद्य की आपूर्ति यूरिया DAP की होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, और जिससे आपने देखा होगा कि यहाँ पर खाद की किल्लत। अब जब किसान को बीज ठीक नहीं मिलेगा, खाद समय पे नहीं मिलेगा, तो उसके बाद में किसान तो बर्बाद हो गया। लेकिन किसान इनकी प्राथमिकता में है ही नहीं। इनकी प्राथमिकता में हिंदू मुस्लिम करो, झूठ बोलो, बाकी तो किसान के तो और ज्यादा नुकसान हो गया है। प्याज का ले लो, अब आने वाली फसल की क्या स्थिति होगी अगर खाद और बीज ही नहीं मिल रहे हैं तो। और किरोड़ी लाल जी ऑथेंटिक रूप से कह रहे हैं कि ये तो फर्जी नकली खाद है और नकली बीज है। जब नकली खाद और नकली बीज के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं और सही बीज और सही खाद और समय के ऊपर खाद और बीज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो इससे ज्यादा निकम्मापन इस सरकार का क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री सुर्खियों में रहने के लिए कांग्रेस नेताओं पर झूठे आरोप प्रत्यारोप लगा करके सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, जबकि वास्तविकता में खुद के विभाग में क्या काम किया या क्या कार्य योजना है इस पर एक मंत्री बात नहीं करता है। वास्तविकता तो यह है कि प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की किरकिरी हो रही है। जन कल्याणकारी योजनाओं को जो बंद किया उसको लेकर के आम जनता त्रस्त है, लेकिन तमाम मंत्री अपने विभाग के कार्यों के अलावा सभी तरह की बातें करते हैं और सुर्खियों में बने रहने के लिए अनर्गल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हुए कांग्रेस नेताओं पर बिना बात, बिना कारण के और बिना किसी तथ्य के आरोप लगाते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और जो मंत्री हैं, केवल और केवल जो मंत्रिमंडल में बदलाव होने वाला है, शायद उस कारण से अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं।
तो कांग्रेस ने एक सुर में बेढम पर निशाना साधा है, बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। डिप्टी एडिटर शशि मोहन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि जी, सवाल बड़ा सीधा सा है, ये धर्म और खाद्य संकट की तरफ जा रही जो रेल है, सियासत की रेल, वो अचानक धर्म के प्लेटफॉर्म पर कैसे आई? देखिए आशीष, बहुत बेहतरीन मिसाल दी आपने सियासत की रेल की। तो जिस तरीके से रेल की दो पटरियां हैं, उसमें कहा जा सकता है कि राजनीति और धर्म, लेकिन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। वैसे ही जैसे किसान और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता। आप राजनीति करेंगे तो या तो किसान के मुद्दे पर करेंगे, या धर्म के मुद्दे पर करेंगे, या विकास के मुद्दे पर करेंगे। अगर विकास एक मुद्दा है तो उसमें किसान और धर्म दोनों बातें आ गई, लेकिन धर्म एक मुद्दा है तो जरूरी नहीं है उसमें विकास आए। और धर्म वो चीज है तो धारण करने योग्य है, कहा जाता है धारियेति धर्म है, लेकिन उसमें तर्क की कोई गुंजाइश नहीं होती। और यही कारण है कि जब पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा किसान की बात कहते हैं और वो ये कहते हैं कि सरकार केवल धार्मिक मुद्दों को भड़का रही है, शौर्य दिवस जैसे मुद्दे ला रही है, तब जवाहर सिंह बेढम आगे आते हैं और वो कहते हैं कि पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा आखिर अधार्मिक बात क्यों कर रहे हैं? क्या वो सनातनी नहीं है? क्या वो अपने घर में पूजा नहीं करते हैं? और अगर धर्म की कोई बात आई तो उससे उनको ऐतराज क्यों है? दरअसल आप दो मुद्दों को कैसे मिलाते हैं और किस तरफ बैठे हैं टेबल के, उससे कई बार मुद्दे और आपके बयान तय होते हैं। अगर यही बात सत्ता में कांग्रेस होती और खाद की किल्लत होती, तब कांग्रेस से पूछी जाती तो अलग तर्क होता। लेकिन वास्तविक स्थिति जो हमने अलग अलग जगह फील्ड में लोगों से और कृषि के जो जानकार हैं, खेती के मामलों की, खाद की कब जरूरत पड़ती है, क्या कारण है, देखिए किसान की जो जमीन का रकबा है उसके हिसाब से उसको खाद आवंटित होती है कि कितनी आपका एरिया है, उसमें कितनी आपको खाद की जरूरत पड़ेगी। और चूंकि मसला अन्नदाता से जुड़ा हुआ है तो जाहिर बात है सियासत का फेवरेट टॉपिक है। बस देखना यह है कि ये मैसेज जो देने की कोशिश की गई है, उस मैसेज, वो मैसेज जनता तक क्या जाता है? वो धर्म वाला तर्क समझता है या वो किसान की जो परेशानी कांग्रेस उठा रही है उसे समझता है? धन्यवाद शशि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां स्पाइस जेट की उड़ान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। मुंबई से यह उड़ान जयपुर के लिए थी। पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग के लिए सूचना दी। एयरपोर्ट प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी थी। थोड़ी देर पहले सकुशल लैंडिंग हुई है। गनीमत है फ्लाइट नंबर SG649 की सेफ लैंडिंग कराई गई है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर यह है कि जयपुर एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की एक उड़ान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। गनीमत यह है, ऊपर वाले का शुक्र है कि विमान सुरक्षित है, विमान के अंदर बैठे सभी लोग सुरक्षित हैं। ये जो फ्लाइट है रेगुलर फ्लाइट थी, मुंबई से जयपुर की तरफ आ रही थी, और उसी दौरान कुछ दिक्कत थी जिसके बाद पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी थी, सूचना दी थी, और पूरी तैयारियों के साथ SG649 फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने संगठन को जमीन पर और मजबूत करने के लिए एक बड़ा दबदबा दिखाना शुरू कर दिया है। नेता हो या कार्यकर्ता, सबकी रणनीति अब जनता के बीच सीधी जन सुनवाई पर टिकी है। शिकायतों को सुनना, मौके पर समाधान देना और लोकल लेवल पर पार्टी का नेटवर्क सक्रिय रखना, यही मिशन मोड में है बीजेपी। जहां आम लोगों की तकलीफें सीधे नेताओं तक पहुंच रही हैं, वहीं पार्टी इसे संगठन विस्तार का सबसे कारगर हथियार बना रही है। उपचुनाव नतीजों के बाद क्या जनता की नाराजगी को दूर करने में यह मॉडल कामयाब हो पाएगा? यह रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में बीजेपी ने संगठन को जमीन पर मजबूत करने की कमान खुद अपने नेताओं के हाथों में दे दी है। अंता उपचुनाव में हार और आगामी पंचायत और नगर निकायों के चुनाव को देखते हुए बीजेपी का संगठन सक्रिय हो गया है। अब भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की सुनवाई शुरू की गई है। जगह जगह जन सुनवाई हो रही है। नेता आम लोगों की शिकायतें सुनते दिखे, और यही जनसंपर्क अब बीजेपी का नया हथियार बनता दिख रहा है। सभी मंत्रियों की जो जन सुनवाई उनके घर पर जो होती है वो लगातार चल रही है, पिछले 2 साल से लगातार चल रही है। लेकिन ऐसा सोचने में आया कि एक जन सुनवाई पार्टी कार्यालय में भी होनी चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए हर मंत्री को और मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी है कि एक दिन कार्यालय में बैठेंगे
और यहाँ पर जन सुनवाई होगी। आज उसी को ध्यान में रखते हुए जन सुनवाई हुई। पिछले 2 दिन से बीजेपी नेताओं की कुर्सियों के सामने लंबी कतारें लगी। कोई बिजली की समस्या लेकर आया, कोई सड़क की, किसी को नगर निगम से दिक्कत, तो कोई सरकारी दफ्तरों की लेट लतीफी से परेशान दिखा। और नेता हर फाइल, हर कागज, हर शिकायत को सीधे सुनते समझते नजर आए। और इससे डायरेक्टली रिलेटेड है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार की संभावनाएं खुल जाती है उससे। उसी को ध्यान में रखते हुए गति बनी रहे, गति में कोई कमी ना हो। और साथ साथ हमारे जो प्रवासी राजस्थानी हैं, जो दूसरे प्रदेशों में या दूसरे देशों में जिन्होंने अपना नाम कमाया है, उनका घर हमेशा राजस्थान रहेगा और उनका दिल भी राजस्थान से जुड़ा हुआ है। उनसे लगातार अपने अपने गांव के अंदर या जिलों के अंदर कुछ ना कुछ CSR से वो निवेश करना चाहते हैं। उसको संगठित रूप से, व्यवस्थित रूप से हम आगे बढ़ा पाएं, उसके लिए भी उनकी सूझबूझ समझदारी से राजस्थान किस तरह से आगे बढ़ सकता है, उसलिए भी उनको एक सम्मान दिया जाए और एक अवसर ऐसा बने। बीजेपी की जनसुनवाई संगठन को मजबूत करने का मास्टर प्लान बना रही है। पार्टी का फोकस लोगों की सीधे सुनवाई, जमीनी फीडबैक और उसी के आधार पर राजनीतिक मुद्दों की धार देना है। नेताओं को साफ निर्देश है कि कमरे में मत बैठो, जनता के बीच जाओ और उनकी परेशानी को सिस्टम तक पहुंचाओ। 20 साल तक इन्होंने 2 मैरिज गार्डन सरकारी संपत्ति के ऊपर संचालित किए हैं। कम से कम भी नहीं तो इन्होंने 500 करोड़ रुपए इसमें कमाया और रसीद अब देना। अब मेरी शिकायतों के आधार पे कर दिया रसीद देना। मैं रसीद की फोटोकॉपी करा के नगर निगम में पेश करता हूँ बतौर सबूत के। ये ग्राम पंचायत मुरलीपुरा, विधानसभा जोटवाड़ा में है, पंचायत समिति जोबनेर है। तो इसलिए आज ये मंत्री जी का दरबार खुद गई विधायक। हाँ बिल्कुल साहब, आज हम वो आज उम्मीद है भाई हमारे राज्यवर्धन जी हमारी एप्लीकेशन ली, सुना और बोला कि मैं इस पे निश्चित गौर करके कार्रवाई करूंगा। मेरा प्रकरण 2016 से पेंडिंग चल रहा है और डिपार्टमेंट के आलाधिकारी फाइलों को दबा रहे हैं। विद प्रूफ मेरे पास में है, अगर आप चाहे तो मैं दे सकता हूँ। और मामला ये है कि 62.5 करोड़ की मतलब लाख की अप्रूवल थी इनको बिल्डिंग बनाने की, और उन्होंने 2.5 करोड़ तक उसको ले गए एक्स्ट्रा। और जब पूछा गया कि भाई आपकी लागत क्यों बढ़ी, तो उन्होंने बताया कि भाई हमारा जो सिविल कंसल्टेंट था उसने हमें रिपोर्ट नहीं दी, इसलिए रेट बढ़ गई। नेता हर जिले से आए लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, जनता की परेशानी सीधे नोट कर रहे हैं और समाधान के लिए विभागों से बात भी कर रहे हैं। इतना शानदार कार्यक्रम राजस्थान में हो रहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड का हो रहा है, और जिस खिलाड़ी से आप पूछेंगे, आप तो मीडिया हैं, तुरंत जाकर पूछें, जिस खिलाड़ी से पूछेंगे वो यही बताएंगे कि बहुत शानदार कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, आयोजन बहुत शानदार हो रहा है। आपको मैंने पहले भी ब्रीफ करा था कि हर टीम के लिए बसें रखी गई हैं और गाड़ियाँ रखी गई हैं, लेकिन वो निर्धारित समय से ही चलती हैं। और आपको मैंने ये भी बताया था कि कुछ खिलाड़ी समय से जल्दी वापस लौटना चाहेंगे, तो उनके लिए हमने टैक्सीज की, ऊबर की भी व्यवस्था करी। तो अगर कोई ऊबर में जा रहा है उसमें कोई गलत बात नहीं है। 1.5 साल पहले भाजपा कार्यालय में जनसुनवाई शुरू की गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही जनसुनवाई बंद हो गई थी। सुनवाई के पहले दिन सोमवार को डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने संयुक्त रूप से सुनवाई की। दूसरे दिन मंगलवार को प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर मंत्री बाबूलाल खड़ाड़ी के साथ प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, भूपेंद्र सैनी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और राजेंद्र सिंह शेखावत ने जनसुनवाई की। आप पूछेगा जो आए, सीधा फोन करके अधिकारियों से बात हुई, उन्हें आदेशित कर दिया गया, और कुछ को जो पॉलिसी रिलेटेड मैटर है उसके ऊपर गंभीरता से सोचा जाएगा, तो उसको अलग से विभाग में भेज दिया जाएगा। हमारे प्रदेश के अंदर अनंत संभावना है और मुझे गर्व है कि हम इस प्रदेश से हैं जहां पर एक नहीं बल्कि 10-10 सेक्टर हैं ऐसे जो दूसरे प्रदेशों के अंदर नहीं।
कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सोमवार को अपने अंदाज में एयरपोर्ट रोड पर चाय की थड़ी पर सुनवाई की। इस दौरान लोगों ने एक गौशाला को लेकर शिकायत की। इस पर कृषि मंत्री ने परिवादी महिला की हथेली पर लिख दिया कि कोई भी गौशाला के कार्य को नहीं रोकेगा। साथ ही अपने हस्ताक्षर भी किए और मौके पर पहुंचने का आश्वासन दिया। सुनवाई में संगठन स्तर पर कार्यकर्ताओं की समस्याएं और सुझाव सुने जाएंगे ताकि ग्राउंड लेवल तक पार्टी की पकड़ मजबूत हो सके। संगठन का मानना है कि ये व्यवस्था कार्यकर्ताओं के लिए बूस्टर की तरह काम करेगी और संगठन को नई ऊर्जा देगी। जनता दरबार का शेड्यूल सुनवाई से एक दिन पहले तय होगा। बीजेपी इसे सिर्फ शिकायत निवारण मंच नहीं बल्कि 2025-26 की राजनीतिक बैटल की तैयारी बता रही है। जो पदाधिकारी हैं वो भी सुनवाई में भागीदारी निभा रहे हैं और सरकार में बैठे हुए मंत्री भी। रोजाना 2 मंत्री आते हैं। आज बाबूलाल खराड़ी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को जिम्मेदारी है, तो वहीं संगठन से भूपेंद्र सैनी, श्रवण सिंह बगड़ी, अजीत मांडन और राजेंद्र सिंह शेखावत जैसे चेहरे यहाँ पर बैठे हैं। अधिकारियों से बातचीत भी कर रहे हैं, मंत्रियों से भी बातचीत कर रहे हैं, संबंधित विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं और मौके पर समस्या के समाधान की कोशिश हो रही है। एक प्रोफॉर्मा सेट बनाया गया है जिसमें कार्यकर्ता का दायित्व और सारी बातों को जानकारी लेने की कोशिश है, जिससे बाद में उसे रेस्पॉन्ड भी किया जा सके कि उसकी जो याचिका थी, जो आवेदन था, उस पर क्या काम हुआ, क्या काम होने लायक है, नहीं होने लायक है, सारी चीजें वापस कार्यकर्ता को जवाब दिया जाएगा। कैमरा पर्सन जसराज के साथ शशि मोहन, NDTV।